शहर भर में अफरा-तफरी का माहौल छाया हुआ था। मेट्रो में भी रोजमर्रा के मुकाबले भीड़ ज्यादा थी। तरह तरह की बातें हो रही थी। सब बस इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इंडिया में भी अब केसेस बढ़ रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। ऑफिस से अपार्टमेंट में आकर मैं फ्रेश हुआ ही था कि मोबाइल स्क्रीन पर अम्मी का नाम आने लगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम कबीर बेटा, न्यूज़ देखी तुमने? नहीं अम्मी, बस अभी ऑफिस से आकर बैठा ही था। बेटा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तू घर आ जा। ये न्यूज़ में दिखा रहे हैं दिल्ली में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। वहाँ रहना ठीक नहीं है। कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं प्रिकॉशंस अपना रहा हूँ और ऑफिस में वर्कलोड काफ़ी है, मैं अभी नहीं आ सकता। अम्मी को दिलासा देकर मैंने उन्हें खुदा हाफिज कहा और कुछ देर सुस्ताने लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने कम वक्त में ये बीमारी इस कदर फैल जाएगी। पूरी दुनिया इस कोविड-19 से परेशान है, न जाने कब खत्म होगी ये बीमारी। कुछ देर बाद ऑफिस के कलीग का फोन आया। उसने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में कल रात 12 बजे से लॉकडाउन है। ट्रेन, बसेस, प्लेन सब बंद है। सभी कंपनीज को भी बंद कर दिया गया है। ये सुनकर मैं हड़बड़ाहट में उठ खड़ा हुआ। ये सब क्या हुआ अचानक से? कल तक तो कोई खबर नहीं थी कि सब बंद होने वाला है। अब जल्द से जल्द घर पहुंचने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर नहीं गया तो यहीं फंस के रह जाऊंगा। मैंने जल्दी से जरूरत की चीजें बैग में रखी और बस स्टॉप की ओर चल दिया। बस स्टॉप पर भीड़ को देख के लग रहा था जैसे किसी युद्ध की घोषणा कर दी गई हो। वो सब जल्द से जल्द महफूज जगह पहुंचना चाहते हो। बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे अपने शहर की बस नजर आई तो मेरी आंखें अंधेरे में जल रहे दीपक की तरह जगमगा उठी। मैंने कंडक्टर से मेरठ का टिकट लिया और अपनी सीट पर जाके बैठ गया। बस ज्यादा भरी हुई नहीं थी, बल्कि यूं कहूं कि कोरोना वायरस की वजह से बस में कम कम लोगों को बिठाया जा रहा था ताकि सेफ्टी बनी रहे। दिल्ली में रहते हुए 2 बरस बीत चुका था। इस बीच बहुत कम ही घर गया था मैं। अम्मी बार बार कहती कि बेटा घर आ जा, लेकिन हर बार मैं ऑफिस में वर्क बहुत है कहकर बात को टाल जाता। वो समझती थी कि मैं क्यों नहीं आना चाहता। जानती थी वो कि मैं नहीं चाहता कि उस शहर में आकर फिर से उस पुरानी जिंदगी को याद करूं। लेकिन माँ तो माँ है ना। बस की सीट पर बैठे बैठे मैं पुराने वक्त की पुरानी यादों में खो सा गया था। जोया नाम था उसका। जोया, मेरी पहली मोहब्बत। कॉलेज के 3rd ईयर में था मैं जब पहली बार मैंने देखा था उसे। कॉलेज ग्राउंड में अपने दोस्तों के पास बैठी थी वो। पहली नजर में ही दिल ले बैठा था मैं अपना। मध्यम कदकाठी की गोल मटोल सी थी वो। जब वो हंसती तो उसके गालों पे पड़े डिंपल मेरे मन को मोह लेते थे। कितनी मासूम सी थी वो। इश्क का खुमार चढ़ चुका था। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी उसे बताने में कि चाहता हूं मैं उसे, बेपनाह चाहता हूं। अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े थे जब। बस क्या बताऊं। फाइनली हफ्तों की लगातार कोशिशों के बाद उसको मनाने में कामयाब हो गया था मैं। बहुत खुश था मैं। हमारी घंटों कॉल्स पे बात होती। उसने बताया था मुझे कि उस पेंटिंग करना बहुत पसंद है। कुछ पेंटिंग्स भी दिखाई थी। खाना घर पर अम्मी ही बनाती हैं, इसलिए अभी उसे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था। बहुत करीब थी वो मेरे। अब जिंदगी में किसी चीज की ख्वाहिश नहीं थी। सब कुछ तो पा लिया था मैंने। मोहब्बत एक अजीम तोहफा है, जिसे ये मिल जाए उसे फिर कहाँ किसी और चीज की ख्वाहिश रहती है। सब कुछ किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। फिर अचानक एक दिन उसकी कॉल आई। कुछ उदास लग रही थी वो। उसने बताया था मुझे कि घर पर अम्मी की दोस्त आई थी अपने लड़के के रिश्ते की बात करने। अम्मी ने कह दिया था कि वो जोया के अब्बू से पूछ कर जवाब देंगी। एक पल में ही सारी खुशी दूर हो गई थी मेरी। हालांकि वो रिश्ता जोया के अब्बू ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी वो पढ़ रही है, डिग्री पूरी होने के बाद ही कुछ सोचेंगे। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे यही डर सता रहता कि अगर जोया मुझसे दूर हो गई तो क्या होगा। मेरी रूह का एक हिस्सा बन चुकी थी वो। मैं उसे अपने से अलग करने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। अपनी मोहब्बत को पाने की खातिर अपनी डिग्री कंप्लीट करके मैं सीधा दिल्ली आ गया ताकि जल्द से जल्द जॉब हासिल करके किसी लायक हो जाऊं। दिल्ली आने के कुछ वक्त बाद ही अम्मी को बताया था मैंने जोया के बारे में। मेरी जिद के आगे झुकते हुए बात की थी उन्होंने जोया की अम्मी से। हमें गैर बिरादरी में शादी नहीं करनी है। जोया के अब्बू जोया की शादी बिरादरी में ही करेंगे। अम्मी ने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। मैंने भी जोया से कहा था कि वो बात करे अम्मी से। ये जात पात बिरादरी वगैरह सब पुराने दौर की बातें हैं। और मुझ में कमी ही क्या थी। अच्छे घर का था, सोसाइटी में इज्जत थी हमारी, लेकिन लाख मनाने के बाद भी नहीं माने थे वो। जोया ने भी कह दिया था कि भूल जाऊंगा, लेकिन इतना आसान होता है क्या किसी को अपना सब कुछ मानकर एक पल में ही उससे नाता तोड़ लेना? आसान होता है क्या अपनी रूह का एक अजीम हिस्सा खुद से जुदा कर लेना? घंटों तक होने वाली हमारी मुलाकातें, हमारी बातें कब घंटों से मिनटों और सेकंडों में बदल गई पता ही नहीं चला।
कुछ वक्त बाद ही उसका रिश्ता हो गया। उसने तो कह दिया कि भूल जाऊं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। इतनी आसानी से कह दिया था उसने, लेकिन मैं उसे कभी भुलाना नहीं चाहता। उसकी यादों के सहारे जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। ख्यालात के समंदर में गोते लगाते लगाते कब मेरठ आ गया पता ही नहीं चला। रिक्शे वाले ने बताया कि कल से पूरे शहर में लॉकडाउन की वजह से पूरी सिटी में किराना की शॉप पर भीड़ है। अजीब डर का माहौल फैला हुआ है। घर पहुंचकर पता चला कि पापा घर की जरूरत का सामान लेने गए। कल से सब बंद होगा तो पहले ही स्टॉक रखना पड़ेगा। वैसे किराना की शॉप को छूट दी गई थी शॉप्स खोलने की, लेकिन फिर भी क्या पता बाद में सामान मिले ना मिले, स्टॉक खत्म हो गया तो आगे से क्या होगा, सामान आएगा शॉप पर या नहीं। सब इसी डर की वजह से ज्यादा दिनों का राशन घर में रखना चाहते थे। हाथ मुंह धोकर आया तो अम्मी ने खाना लगा दिया, देसी घी के पराठे और पनीर। वाह, देखते ही भूख ने जोर मारना शुरू कर दिया। पता था उन्हें कि पनीर फेवरेट है मेरा, और उसके साथ गरम गरम पराठे मिल जाएं तो बस क्या ही कहना। खाना खाते खाते अम्मी इधर उधर की बातें करती रही। थोड़ी देर में पापा भी आ गए। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने खुश होकर मुझे देखते ही गले से लगा लिया। कुछ देर वहीं बैठने के बाद मैं सोने चला गया। सफर की थकान और भरपेट पनीर पराठों ने जल्दी अपना असर दिखाया। कब मैं नींद की आगोश में चला गया पता ही नहीं चला। कुछ दिन ऐसे ही घर में रहते हुए निकल गए। अब बोरियत सी होने लगी थी। मूवीज वेब सीरीज देखते देखते उब गया था मैं। कहीं बाहर घूमने जा नहीं सकते थे, कैद हो गए थे घर में। अकेलापन कचोटता था मुझे। दोस्त ज्यादा नहीं थे, जो थे उन्हें बस कभी कभार ही मिल पाता था। लॉकडाउन का 13वां दिन था आज। सुबह मोबाइल स्क्रीन की नोटिफिकेशन बेल की आवाज से आग खुली। मोबाइल देखा तो स्क्रीन पर जोयाज बर्थडे लिखा था। बर्थडे था आज उसका बर्थडे मैं हर बार उसे सरप्राइज पार्टी देकर सेलिब्रेट करता था। हम किसी रेस्टोरेंट में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। अब याद था मुझे, लेकिन इस बार वक्त और हालात पहले से जुदा थे। एक अर्जे से बात तक नहीं हुई थी मेरी उससे। मैंने हिम्मत करके उसे कॉल मिला दी। हेलो हेलो, कौन? मैं कबीर। कबीर? कैसे हो? ठीक हूँ। हैप्पी बर्थडे जोया। थैंक यू कबीर। बस इतना ही कहा उसने। न कोई एक्साइटमेंट, न वो पुरानी वाली बात जो मेरे हर बर्थडे विश पर वो खुशी से उछल जाया करती थी। इतनी बदल गई थी वो। अभी रिश्ता ही तो हुआ था उसका, शादी तो नहीं हुई थी ना। कबीर प्लीज अब कभी मुझे कॉल मत करना, भूल जाओ मुझे। अब जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी मूव ऑन करो प्लीज कबीर। एक पल को तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। क्या ये वही जोया है जिसने कहा था मुझसे कि हम कभी जुदा नहीं होंगे, कोई और कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता? फिर किस तरह कह दिया था उसने कि भूल जाऊं उसे? उसने कहा था कि भले ही अब्बू कहीं और शादी कर दे लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी ही रहूं, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता। फिर किस तरह उस अनजान लड़के को अपना सब कुछ मान बैठी थी वो। फिर वो सब क्या था जो हमारे बीच था? उस वक्त कुछ नहीं कहा मैंने, बस कॉल कट करके सोचता रहा। बहुत देर तक रोया था मैं, लेकिन फिर भी एक भारीपन सा था, एक अधूरापन जो अपनी रूह में महसूस कर रहा था मैं। किसी अपने के चले जाने का एहसास जो मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर हावी था कि मुझे गुजरे हुए वक्त का हर वो लम्हा याद आ रहा था जो हमने साथ में बिताया था। हर वो खुशी का पल, हर वो वादा याद आ रहा था जो हमने एक दूसरे से किया था। उसके लिए ये सब आसान होगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं। दिल को जख्मों के सिवा कुछ न दिया फूलों ने, अब तो कांटों में उतर जाने को जी चाहता है। यूं लगता है जैसे कलम हफीज का ये शेर मेरे लिए ही लिखा गया है। जिन फूलों को हमने हमेशा महफूज रखने की कोशिश की, आज वही जिंदगी को कांटों भरा बिस्तर बना कर चले गए हैं। कई दिन तक ऐसे ही उसकी यादों में गुमसुम सा रहने लगा था मैं। अम्मी ने समझाने की कोशिश की थी मुझे कि बेटा जो हो गया उसे भूल जाओ, जिंदगी बहुत बड़ी है, कब तक ऐसे ही गुमसुम से बैठे रहोगे, मुश्किलों से लड़ना सीखो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरा भी दिल बैठा जाता है। जो चला गया उसे गुजरा हुआ वक्त मानकर आने वाली लाइफ के लिए जियो। बेटा तुम्हारे लिए लड़की देख ली है हमने, यही एक रास्ता है अब पिछली जिंदगी को बुलाने का। और फातिमा एक नेक सीरत लड़की है, मेरी दोस्त की बेटी है, खुश रहोगे तुम उसके साथ। फातिमा का नाम सुनकर चौंक सा गया था मैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या अब भी वो मुझे चाहती है? मैंने तो सख्ती से मना कर दिया था उसे कि मैं जोया के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने इश्क का इजहार करती रहती। मुझे देखते ही उसकी आंखों की चमक बता देती थी कि मेरे बेरुखी से बात करने के बावजूद भी चाहती थी वो मुझे। फातिमा अम्मी के दोस्त की बेटी, बचपन से ही हम लोग साथ खेलते हुए बड़े हुए थे, लेकिन मेरे दिल में कभी उसके लिए वो फीलिंग नहीं रही जो उसके दिल में थी। मैंने तो हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही माना था उसे। जोया के साथ रिलेशनशिप में आने से मना किया था उसने मुझे, नाराज भी बहुत हुई थी वो मुझसे, लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि मैं मोहब्बत करता हूँ उससे।
امی سے منع کر دیا میں نے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، میں تو زویا کی یادوں میں کھویا رہنا چاہتا تھا، وہ زویا جو اب کسی اور کی ہو چکی تھی، جا چکی تھی، وہ رہ گیا تھا تو بس اکیلا پن۔ امی نے اس بار ایک نہ سنی، تھوڑا ضدی تھی وہ مجھے ان حالات سے نکالنا چاہتی تھی۔ انہیں فاطمہ ایک بہتر لڑکی لگی جو مجھے سمجھتی تھی، میں خیال رکھ سکتی تھی۔ فاطمہ کے ساتھ کیا مجھے اپنا رویہ یاد آ رہا تھا، ایسے بے رخی سے بات کرنے لگا تھا میں اس سے، کتنا خیال رکھتی تھی وہ میرا، اتنا سب ہونے کے بعد بھی چاہتی تھی مجھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری طرح کسی اور کو بھی جدائی کا غم سہنا پڑے۔ امی کی ضد کے آگے ہار گیا تھا میں، اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی میں نے، کس منہ سے منع کرتا میں؟ جانتا تھا میں کہ اب انہیں کسی ساتھ کی ضرورت ہے، انہیں بھی کسی کے ساتھی کی ضرورت ہے جو گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے۔ امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، انہیں بھی کسی خیال رکھنے والے کی ضرورت تھی۔ اتنا سوارتھی بھی نہیں تھا کہ اپنی ضد کے آگے انہیں تکلیف میں جیتا ہوا دیکھ سکوں۔ فاطمہ کے لیے بھی ہمدردی سی جاگنے لگی تھی میری دل میں، اب اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا میں۔ امی نے بھی جلدی ہماری منگنی کر دی تاکہ میں ایک نئی شروعات کر سکوں۔ فاطمہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جلدی اس نے مجھے اس اکیلے پن سے باہر نکال دیا۔ اب فاطمہ ہی میری زندگی کا وہ حصہ بن چکی تھی جسے میں کبھی کسی اور انسان کو بنانا چاہتا تھا۔ ساتھ دینے والا انسان اگر قدر کرنے والا مل جائے تو زندگی میں آگے بڑھنا ہی سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ بس اتنی سی تھی یہ کہانی۔